इतिहास के कुछ प्रसंग इतने स्वर्णिम होते हैं कि उन्हें बार बार उन्हें रिविजिट करना, उनके बारे में चर्चा करना, ये बड़ी प्रेरणा देता है मनुष्य को जीवन में। आज एक भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये गाथा है 1975 में इंडियन मेंस टीम की वर्ल्ड कप जीतने की। और ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमसे जुड़ रहे हैं इस गाथा के, स्वर्णिम गाथा के नायक श्री अशोक ध्यानचंद, जिनके बारे में कुछ भी कहना वो सूरज को दिए दिखाना जैसा, इसलिए मैं उस दिशा में जाऊंगा नहीं। इतना हम जानते हैं। और ये लेकिन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि अशोक ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं। संवाद में आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत मयंक जी, बहुत बहुत सर सर हम चर्चा 1975 पे आने के पहले हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे कि वो डेकेड था जब भारतीय हॉकी अपने जो हाई पेडेस्टल था, जो एक हाई पॉइंट जी था, जी। उससे धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो रही थी। और 1973 का वर्ल्ड कप जो हॉलैंड में हुआ, इंडिया लीडिंग 2-0 हॉलैंड के अगेंस्ट फाइनल में, इसके आगे की कहानी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्या हुआ फिर। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि भारतीय हॉकी में और मेरे अपने कैरियर में हॉकी के उत्थान में जो ध्यानचंद परिवार ने योगदान दिया है, तो मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। उसकी मुझे बेहद खुशी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1971 में, तो उसमें भी मुझे खेलने का अवसर प्राप्त हुआ था। जी। और यकीन मानिए, पहली बात तो ये है कि हम भारतीय टीम या मैं, मेरे जो मनोदशा वो ये थी कि मैं जब जब जाऊं खेलने के लिए तो भारत को गोल्ड मेडल मिले, सोने का पदक मिले। जो हमारे पूर्वज, हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, दिग्विजय सिंह बाबू साहब, बलबीर सिंह जी, क्लाउडियस साहब, इन्होंने जो स्वर्ण गाथा लिखी है, तो मैं उसी लाइन पे चलने वाला एक खिलाड़ी आगे बना। और कोशिश यही करी कि हम जब कहीं भी खेलने जाएं और मैं खेल रहा हूं तो मुझे स्वर्ण पदक मिले। तो उसकी लालसा 71 में जब स्टार्ट किया तो वो हमको ब्रॉन्ज मिला, जिसका मुझे अत्यंत दुख हुआ। 73 का वर्ल्ड कप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो शायद मेरे जीवन का भी एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अ, क्योंकि वो हमारे एक टीम, बेहतरीन टीम, चाहे वो टेक्निकली हम बात करें इंडियन हॉकी की, फिजिकली बात करें, और जो हमारे हॉकी की इंडियन स्टाइल की गुणवत्ता थी, और जो खिलाड़ी खेलते थे, तो उसमें भी हमारे कई खिलाड़ी माहिर थे और उसका प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं किस्मत, भाग्य, लक, भगवान, ईश्वर, ये कहीं 20-30% का इसमें योगदान, या उसको काटना हो तो ये सब चीजें रहती हैं। तो मैं समझता हूँ वो 73 का वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत दुखदाई वर्ल्ड कप रहा, जब 2 गोल की लीड लेकर जो 2 गोल हमारे स्वर्गीय दुनिया के विख्यात फुलबैक सुरजीत सिंह ने किए थे पेनल्टी कॉर्नर से, वो सेकेंड हाफ में कहीं बराबर हुए हैं। बराबर होने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है 15 मिनट के। उस एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं होता है, फिर एक्स्ट्रा टाइम, सडन डेथ का। ये टूर्नामेंट सबसे लॉन्गेस्ट एवर, लॉन्गेस्ट जिसको कहते हैं ना, सबसे ज्यादा लंबा मैच जो खेला गया है, वो 1973 वर्ल्ड कप का हॉकी के इतिहास में खेला गया है। हम्म। तो वो सडन डेथ में जब टीम जाती है और हमको, भारत की टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, वो पेनल्टी स्ट्रोक हमारे लिए एक ऐसा मौका था कि बस सिर्फ गोल करना है, उसके बाद अंपायर की विसिल ही हमको सुनाई देती जो ये खेल खत्म होने का था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बॉल गोल पोस्ट में ना जाकर, गोल पोस्ट से बाई तरफ के पोस्ट से 2 इंच बाहर, 1 इंच बाहर वो बॉल निकल जाती है और गोल में नहीं जाती है। तो वो दृश्य, वो सीन तो मेरे सामने, और जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरे मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो बात रहेगी कि 73 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से जो स्लिप हुआ है, आते आते स्लिप हो गया। तो उसका दुख मुझे तो था ही, पूरी टीम को था, पूरे देश को था। क्योंकि हमारी टीम ही नहीं बल्कि देश की हॉकी उस वक्त खेल रही थी। और जब कोई टीम हारती है तो देश हारता है, और देश के नागरिकों के अंदर एक एक दुख दुख भरा, कहते हैं ना, मौका उनको महसूस करना पड़ता है। तो वही चीज हमारे साथ हुई। उसके बाद 75 वर्ल्ड कप आता है। 75 वर्ल्ड कप
कि एंट्री दरवाजे पर जब मलेशिया में होटल के चेक इन के टाइम पर हम पहुंचते हैं सर और इसमें मैं हम 1 मिनट आपको हमारे इंटरप्ट खिलाड़ी। करना चाहूँ। सर मैं जी इंटरप्ट जी करना चाहूंगा सर। ये जरूर। 73 से 75 का बीच का एक दौर है सर, जब भारतीय टीम ट्रेनिंग कर रही होगी, क्योंकि उस जमाने में आज के जमाने जैसा कॉरपोरेट सपोर्ट या उतना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टीमों को नहीं मिलता था। वो जो ट्रेनिंग का पीरियड था सर, वो बड़ा हाँ रोचक है। आप बिल्कुल। लोगों का ट्रेनिंग का पीरियड वो कैसे बीता जी था? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो दुर्भाग्य रहा है हम खिलाड़ी को, हॉकी खिलाड़ियों का मैं ये कहूंगा, दुर्भाग्य कहूंगा कि हमारे देश ने ऐसे महारथी खिलाड़ी जो दुनिया में जिन्होंने हॉकी को एक अलग जिंदगी दी, एक लाइफ दी, चाहे वो 28 के ओलंपिक में री एंट्री हॉकी की, वो थ्रू इंडियन हॉकी के लिए ही होती है। और इंडियन हॉकी ने जो जो अपना एक चमक उस ओलंपिक में बिखेरी, जिसमें एक छोटा सा खिलाड़ी, एक आर्मी का सिपाही खिलाड़ी ध्यान सिंह, जो उस टूर्नामेंट में मैजिशियन की संज्ञा जिसको दे दी गई हो और मिलनी शुरू हो गई, तो लोग जहां पहले मैच में 250 लोग पहले मैच को देखने जाते हैं, और उसी मैच को जब फाइनल होता है, उस मैच को देखने के लिए 25-30 हजार के अंदर की भीड़ वहां मौजूद होती है उस मैच को, क्योंकि एक जादूगर खेल रहा था, भारतीय हॉकी खेल रही थी, भारतीय पद्धति खेल रही थी। हमारी ट्रेनिंग का 1975 वर्ल्ड कप के अंदर जो ट्रेनिंग थी, रिगरस ट्रेनिंग, फिजिकली टीम बिल्कुल साउंड थी, लेकिन उस साउंड टीम बनाने के लिए जो हमको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए था, वो उस टाइम में हमारे पर हेड के हिसाब से 25 रुपए एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च किया जा रहा था। जो NIS पटियाला उस जमाने में थी, NIS पटियाला खर्च करती थी, सरकार अफकोर्स करती थी, लेकिन उसका पैसा थ्रू NIS आता था। तो 25 रुपए पर हेड के हिसाब से खर्चा खाली खिलाड़ियों पर किया जा रहा था, जो कि पूरा नहीं था। आप समझ सकते हैं इस बात को। जी दूध, घी, मक्खन, मीट, मटन जो खाने वाले हैं उनको भी चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उस कैंप के बारे में जब पंजाब के देन CM स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह को ये बात पता लगती, क्योंकि पटियाला भी पंजाब में ही रहा है, तो उनको पता लगती कि लड़कों को ये खाना कम मिल रहा, पैसा नहीं है इतना कि हम उनको खाना खिला सकें। तो उन्होंने स्विच ओवर कर दिया पटियाला से कि नहीं, ये कैंप जो है अब हमारी सरकार इसको उठाएगी। जैसे आज उड़ीसा सरकार हम्म, स्पॉन्सर कर रही है टीम को, कितने 36 तक 1936 तक उसको स्पॉन्सर करेगी। तो इसी तरह CM ज्ञानी जैल सिंह साहब ने उस कैंप को पटियाला से चंडीगढ़ शिफ्ट करा दिया, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। उसकी वजह ये थी, पटियाला में कहीं एक जंगल में हम लोग खेल रहे होते, वहीं प्रैक्टिस करते, कोई देखने वाले नहीं थे, कोई स्पेक्टेटर्स नहीं थे। और ये बात मेरा मानना है कि जब भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करे, अपना प्रदर्शन करे प्रैक्टिस के लिए, तो उसके सामने देखने वाले मौजूद होने चाहिए, ताकि ऊंच नीच का पता लगे, अच्छे बुरे का पता लगे, क्वालिटी डिसक्वालिटी का पता लगे। तो वो चीज हमको 75 के वर्ल्ड कप में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने कैंप लगाया, तो उसमें हजारों की संख्या में वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद थे और देखने वाले बच्चे भी मौजूद थे। कॉलेज के तो, यूनिवर्सिटी के तो छात्र छात्राएं थी ही। तो वो एक अजब हमारे लिए माहौल था, जैसे हम रोज एक मैच खेल रहे हैं, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस मैच होता था। क्योंकि आप जब मैच खेलते हैं और देखने वाले ना हो, तो आपके अंदर से वो स्पिरिट नहीं पैदा होती है। तो जब तक दर्शक गण ना पहुंचे और खेल ना चल रहा हो, तो आपके खेल को खेलने में मजा भी नहीं आता है। और वो मजा हमको 75 वर्ल्ड कप में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मिला। 1.5 महीने 2 महीने का कैंप लगा, जिसके अंदर कई ऊंच नीच भी हुई है। मेरे साथ, मेरे हाथ में, हथेली में एक ऐसा दर्द पैदा हुआ, जिसका निवारण, जिसको हटाने के लिए मैं वैक्स के खुले घोल में अपने हाथ को डालता था कि ये दर्द मेरा कम हो जाए। तो उसके लिए वहां के PIG के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मेरे को कई इंजेक्शन लगाए, सब कुछ किया गया, लेकिन मेरे हाथ का दर्द, बाएं हाथ का दर्द, हथेली का दर्द नहीं कम हुआ। तो मैं दिल्ली में अपने इंडियन अलायंस के ऑफिस में आया। वहाँ हमारे डॉक्टर हुआ करते थे, बंगाली डॉक्टर, डॉक्टर बनर्जी। तो उनको मैंने दिखाया, उन्होंने एक मेडिसिन मुझे दी, और यकीन मानिए वो 1 हफ्ते के अंदर मेरा वो दर्द हाथ का गायब हो गया। मैंने फिर ज्वाइन किया कैंप को, और मेरा नंबर वहां पर सिलेक्शन में, जब टीम सेलेक्ट हुई है, तो 17वां नंबर था। मेरी जर्सी का नंबर भी 17 था। तो ये मुझे वहां, लेकिन मुझे मुझे तो खेलने जाना था। मेरे सामने तो वर्ल्ड कप था कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है। और वो मौका मिलने के लिए हम टीम जो है सिंगापुर पहले जाती है, वहाँ कुछ 2-3 प्रैक्टिस मैच खेलते हैं हम लोग। 1 हफ्ता वहाँ रहती है टीम, 4 प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। प्रैक्टिस मैच, सिंगापुर वैसे भी कमजोर टीम रही है, तो इतना ज्यादा उनका
वर्चस्व नहीं था, तो हम लोग उनको, लेकिन हमारे जो सेटिंग थी, टीम सेटिंग, कमजोर टीम के खेलने से फायदा ये हो रहा कि हमारी जो टीम की सेटिंग थी, उसको हम और पुख्ता करते चले गए, सॉलिड करते चले गए। कौन सी कमी हमारे अंदर ऐसी थी जिसको हम दोबारा रिपीट ना करें, और कौन सी ऐसी चीजें हमें और ऐड करनी थी, क्योंकि कोचिंग ज्यादा उस जमाने में नहीं थी जो आज के जमाने में दी जा रही है खिलाड़ियों को। आज तो हर चीज मौजूद है, क्या नहीं है, चाहे वो खाना हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपोजर हो, उनकी उनके देखभाल हो, हर चीज का है। लेकिन उस वक्त की हॉकी में जब हम गोल्ड मेडल ला रहे थे, हमको हमारे खिलाड़ियों को, हमारे पास खिलाड़ियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें हमारे साथ वहां पर हुई हैं। पर वर्ल्ड कप में सर शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इंग्लैंड को आप 2-1 हराते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया से मैच ड्रॉ होता है 1-1, फिर आता है अर्जेंटीना का मैच और वो भारतीय टीम हारती है। 2-1 शायद वो संभवतः स्कोर था। तो बिल्कुल, अर्जेंटीना का आपकी बहुत बात बड़ा बिल्कुल ठीक। इतिहास नहीं था। वो कैसा एक मौका था? आपने मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल, लेकिन आप अगर आप, क्योंकि हम जीत गए हैं, तो मैं इस बात को जरा सा दूसरे वे में लेके चलता हूँ कि इतने उतार चढ़ाव में जो एक जैसे पिक्चर आप देख रहे हो, और उसमें ये उतार चढ़ाव ना आए, और जब एक्सट्रीम पे आप जीतते हैं, तो उसका मजा अलग ही होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, वो गलती थी हमारे मैनेजमेंट की अगेंस्ट अर्जेंटीना। जब जब मैच शुरू हुआ, तो हम तो उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि 73 में हमने जाकर उनको हॉकी सिखाई। ये बात बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। 73 वर्ल्ड कप के हारने के बाद हमारा कैंप लगा था, कैंप नहीं, टीम गई थी अर्जेंटीना, और आपका हम एक 15 निकनेम दिन वहां। रखा था। आपका है अर्जेंटीनियंस जी। ने निकने आपका एक निकनेम, एक निकनेम आपका रखा था। हाँ, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ आपको कि जब मैं वहां पहुंचा हूँ और टीम पहुंची है, तो वो तो इतने खुश, इतने खुले हाथों से उन्होंने हमको वेलकम किया अर्जेंटीना ने। और वहां पर हम उसकी क्लब में ठहरे हैं जो बोका जूनियर जिसका नाम है, जिसके अंदर मराडोना शायद उस क्लब के में से आगे बढ़े हैं। जी। तो उस क्लब में हम ठहरे थे। एक पलंग, उसके ऊपर दो पलंग, और इस तरह से जो कॉटेज जैसे कैंप होते हैं उसमें हम रहे हैं 15 दिन। और वहां पर तो उन्होंने मेरे पीछे तो कितने खिलाड़ी लगाए, लेकिन वहां पर अशोक कुमार को रोकने के लिए शायद कुछ कमी रह गई उनकी। और मुझे मेरा खेल तो बहुत ही अच्छा चला, टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहां पर। और मुझे वहां जो एक नाम दिया पियोलिन, वहां की प्रेस ने, जो शायद स्पेनिश वर्ड तो है ही वो, और उसका उसका मतलब भी एक चमत्कार, जादूगर, या कलाकार, जो भी आप कह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे वो नाम दिया, जो मेरे नाम के साथ वहाँ अखबार में छपता था, पियोलिन, अशोक कुमार सिंह पियोलिन। तो हम्म। ये नाम मुझे दिया। तो हॉकी में भारत ने बहुत कुछ किया, लेकिन हॉकी, हमारे हॉकी ने उन खिलाड़ियों को जिन्होंने खेल चुके थे, उनको उनकी देखभाल, उनका उचित पोस्ट जो होता है खेलने के बाद, जो परिवार का पालन पोषण, ये सब चीजें बड़ी नगण्य रही, नीचे बिल्कुल निचले स्तर की रही। तो उनके परिवार जो खेलते थे, वो इतने हॉकी की नहीं खेल पाए। हॉकी की गिरावट का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ये भी कारण रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य जुड़ा होता है परिवार का। मैं अकेला खेलता रहता हूँ जिंदगी भर, ध्यानचंद खेले, बाबू साहब खेले, ये अपने घर छोड़ के खेले, घर में कोई हादसा हो जाए तब भी नहीं घर पहुंचते थे। बाबू साहब का तो मैं 72 जो हमारा ओलंपिक कैंप लगा था, तो वहां पर उनके फादर की डेथ, उनके फादर की डेथ हुई। तो जब डेथ हुई तो बाबू साहब, पता लगा, 1 घंटे के लिए गए, और फिर सुबह अपने ग्राउंड पर आ गए हमको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आप बताइए, इस तरह के लोग, इस तरह की दीदारी, इस तरह का हॉकी से प्यार करने वाले लोग, वो उन्होंने, जिन्होंने हॉकी को एक जीवन दिया, एक नाम दिया, हेलसिंकी पुरस्कार जिनको मिले, ध्यानचंद को हॉकी जादूगर, कैप्टन रूप सिंह के नाम की स्ट्रीट म्यूनिक ओलंपिक के अंदर स्पोर्ट्स विलेज में बनाई गई। 2012 के ओलंपिक में हमारे 3 ओलंपिक के खिलाड़ियों का नाम अलग से रखा गया, जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद रेलवे मेट्रो स्टेशन, कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन, और लेजली क्लाउडियस साहब मेट्रो स्टेशन। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है किसी भारतीय के लिए, और हम भारतीयों को इस पर गर्व करना चाहिए। हम तो करते हैं, लेकिन शायद इतना मैसेज भारत ने अपने देश के अंदर इसको इतना नहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की कि नहीं, हमारे भारतीयों ने भारत देश का के बाहर क्या क्या काम किए हैं।
सर, इसका इस सारे संवाद का उद्देश्य ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रयास करेंगे पहुंचने की, इन इन सारी गाथाओं को लेकर के। जब तक हम इन्हें बताएंगे नहीं, हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उन्हें पता चलेगा। मैं खैर वापस आऊंगा सर। 75 में हम जर्मनी को भी हराते हैं और घाना को, और अब सेमीफाइनल मलेशिया, जी। हम 2 बार नहीं, ट्रेल कर रहे हैं। अर्जेंटीना का मैं वो हार का मैं आपको जरा सा 2 लाइन जी। में जिक्र कर देता हूँ। होता ये है कि हमारे जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं एक गलती करता है। वो समझते हैं कि हम अर्जेंटीना को किसी वक्त भी जीत जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैच जब शुरू होता है उसके 10-15 मिनट के बाद अशोक कुमार को निकाल कर हमारी मेरी जगह दूसरे खिलाड़ी को डालते हैं इनसाइड राइट। वो जो गलती करी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अटैक करने शुरू किए। हमारे अटैक कम हो गए क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा खेल जो था एक फीडर के रूप में बहुत ज्यादा अच्छा मैं काम कर रहा था। उसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस था। मेरे साथ मेरे कंपटीशन में गोविंदा, बीपी गोविंदा थे। वो कंपटीशन खत्म हो गया वो नए खिलाड़ी के आने से। और पुरानी हॉकी में आप भी जानते हैं इस बात को कि एक बार खिलाड़ी जो बाहर आ जाए, वो आज के जमाने के हॉकी की तरह की किसी वक्त भी कोई चला जाए आ जाए, चला जाए आ जाए। उस टाइम 11 खिलाड़ी 70 मिनट खेलते थे। उनके अंदर 70 मिनट का स्टेमिना होना चाहिए था। और वो 70 मिनट के पहले 10-15 मिनट में मुझे बाहर खींच लिया गया। और उसके बाद हमारी टीम का वही हश्र हुआ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हम अर्जेंटीना से हार गए, जो हमारे लिए बहुत एक दुखदाई बात थी, बहुत एक सेटबैक था। और सेटबैक जब तक नहीं आ तो दिमाग भी दुरुस्त नहीं होते, ठीक नहीं होते। सही बात तो ये है। हमने उसके बाद जर्मनी को बड़े बड़े एक क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कोचिंग का इतना ज्यादा महत्व नहीं था। खाली कोचिंग में वही अच्छा खेलो, पेनल्टी कॉर्नर ठीक से मारना, अशोक कुमार फॉरवर्ड तुम जरा पासे ठीक से देना, ये वो करके कोचिंग हो जाती थी। तो मैंने बिफोर द मैच, जर्मन के मैच से पहले मैंने गोविंदा नहीं, हमारे राइट हाफ में वरिंदर सिंह जो आज दुनिया में नहीं है, लेट सुरजीत सिंह जो दुनिया में नहीं है, और विजय फिलिप्स, चार को एक कमरे में हम बैठते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ देखो कल के मैच में जर्मन मेरे ऊपर बिल्कुल एक शेडो प्लेयर लगा देगा। वो दे विल नॉट अलाउ मी टू प्ले और टू हैंडल विद द बॉल ड्यूरिंग द गेम। दे विल स्टॉप मी बाय प्लेइंग। तो मैं ये करूंगा कि मैं सुरजीत सिंह तुम क्रॉस हिट मारना, आपने भी हॉकी खेली है शायद और बिल्कुल खेली होगी। क्रॉस हिट पुरानी हॉकी में सुसाइड वाली हिट होती थी, बीच जी। से कोई इंटरसेप्शन हो गया तो जी। गोल हो जाएगा। जी। बिल्कुल वो टाइमली हिट होना चाहिए। मैंने सुजीत सुजीत देखो कल के मैच में तुमको बिल्कुल टाइमली हिट मारनी, तो तुम शो करोगे कि तुम लेफ्ट हैंड को मार रहे हो, लेकिन अपना जरा सा बॉडी टर्न करके वो हिट तुम राइट मेरी तरफ मारोगे, क्रॉस हिट। और वो शेडो प्लेयर जो मेरे पे खड़ा है, उस दौरान में उस टाइमिंग ये है कि जैसे ही तुम हिट मारोगे अशोक कुमार राइट हाफ बन जाएगा, राइट हाफ वीरेंद्र सिंह राइट हिट बन जाएगा, और तुम और फिलिप्स मूव कर लोगे। ये हमारा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन वो बना उस मैच के अंदर। वो शेडो प्लेयर तो मेरे साथ जुट गया, अलग हो गया। 10 प्लेयर उनके थे, 10 प्लेयर हमारे वीरेंद्र सिंह ने, विजय फिलिप्स ने आगे बढ़कर, और शिवाजी पवार ने गोल किए हैं जो आज दुनिया में नहीं है। तो इस तरह से टीम की स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते थे, और वही स्ट्रेटेजी फाइनल मैच में भी बनती है। नहीं, सेमीफाइनल में सर हम 2 बार ट्रेल कर रहे हैं मलेशिया से, और असलम शेर खान मैदान में लाए जाते हैं। जी जी। मैं फिर मेरे मुंह से किसी को सुनना अच्छा भी नहीं लगेगा, उचित भी नहीं है सर। क्योंकि हम नहीं जानते नहीं हैं सर, नहीं। पेनाल्टी कॉर्नर सुरजीत सिंह बहुत बड़े पेनाल्टी कॉर्नर टेकर थे। पर वो पेनाल्टी कॉर्नर असलम शेर खान को ऑफर किया जाता है। वो उसके पीछे क्या कहानी थी सर? असलम उस दौरान में कोई भी मैच नहीं खेले थे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पुरानी हॉकी में जो खिलाड़ी खेल रहा होता है वही लगातार कंटिन्यूटी उसकी चलती रहती है। नया खिलाड़ी को लाना कोई रिस्क लेता नहीं था। असलम शेर बेहद अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन खिलाना और उन पर डिपेंड करना, इसका असेसमेंट हमारे कोच मैनेजमेंट को नहीं था। और जब हम 1 गोल से हार रहे थे, मेरे सामने 4 मिनट घड़ी बड़ी सी लगी हुई थी एक, उसमें 4 मिनट बाकी दिखा रहे थे कि 4 मिनट बच रहे हैं। यकायक हमारे कोच मैनेजर बलबीर सिंह जी हमारे मैनेजर थे, कोच गुरबचन जीएस बोधी साहब थे। उन्होंने असलम शेर को कहा कि तुम जाओ खेलने के लिए 4 मिनट। उस 4 मिनट में असलम शेर खान आप मैदान के अंदर आते ही हैं, उसी वक्त मैं एक पेनल्टी कॉर्नर अर्न करता हूँ टीम के लिए। जैसे ही अंदर उन्होंने बॉल टच नहीं करी थी अभी, और वो सीधा पेनल्टी कॉर्नर के लिए उनको भेजा जाता है। और वो खड़े होते हैं, अपने ताबीज को चूमते हैं। गोविंदा हमारा
मेरे साथ का जो एक ऐसा कंबाइंड नाम रहा, अशोक गोविंदा, अशोक गोविंदा। तो वो गोविंदा साहब पेनल्टी कॉर्नर की बॉल को पुश करते हैं, अजीत पाल साहब रोकते हैं, हमारे कप्तान। जब बॉल रुकती है और मैं रश करता हूँ गोल की तरफ, और मुझे वो साउंड सुनाई देता है, ठक। तो वो जो साउंड है, वो हमारे इक्वलाइजिंग का नहीं, बल्कि हमारे उस डेड गेम का, जो हम जिसमें हम ऑलमोस्ट हार ही रहे थे, उसको बराबरी पे लाके खड़ा करता है। और डेफिनेटली भारतीय टीम तो अच्छी थी, कुछ बैड लक ऐसे थे कि हमारी बॉलें गोल में नहीं जा रही थी। होता है, बिल्कुल होता है, जैसे मैंने कहा 20-30% हम यही करते हैं, कभी बाहर की बॉल गोल में चली जाती है, बाहर गोल होने वाली बॉल बाहर निकल जाती है। तो असलम शेर खान का वो गोल हमारे लिए एक जीवनदायिनी गोल था, और असलम शेर खान ने भारतीय टीम को एक जीवन दान दिलवाया और दिया उस 4 मिनट के दौरान में। और ये 4 मिनट के जब मैं नाम ले रहा हूँ, तो मैं इसके साथ साथ एक जिक्र और भी छोटा सा करना चाहूंगा कि अभी मलेशिया टीम के भी 50 साल पिछले साल मनाए गए। उनका भी ब्रॉन्ज मेडल था, हम्म। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उन्होंने, उनकी प्रेस ने, जो उस वक्त की प्रेस थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया मलेशिया। मैं खुशकिस्मत उस मामले में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं वहां गया हूँ। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सो के उठा, तो उनके कई ऑफिशियल्स आ गए और मुझे लेकर वो उसी स्टेडियम में पहुंच गए जहां जहां पर हम जिक्र कर रहे हैं इस गोल का। और उसी स्टेडियम में ले गए, मुझे अकेला खड़ा कर दिया, अशोक कुमार, अब आप अपनी अपनी याद बताइए प्लीज। ये व्हाट हैड हैपेंड 75 सेमीफाइनल एंड द फाइनल। अब मैं उस स्पॉट को देख रहा हूँ जहां से असलम शेर खान ने गोल किया था, मैं उस स्पॉट को देख रहा हूँ जहां से अशोक कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ वो विनिंग गोल किया। तो ये चीजें मेरे लिए जीवन की बहुमूल्य यादें। 50th ईयर्स जो हमारे गोल्डन जुबली ईयर्स निकला है, उसमें मलेशिया ने मुझे दिया कि उस मर्रेगा स्टेडियम में मुझे खड़ा करके मेरे उस पुराने खेल को, पुराने जीवन जो जिसमें अशोक कुमार का नाम आज थोड़ा इतिहास के रूप में लिया जाता है, तो मुझे उसमें पुनरावृत्ति करने का अवसर मिला। 75 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हमने बराबर किया, और हमारे लेफ्ट आउट तेज तर्रार हरचरण सिंह ने उसमें विनिंग गोल जो किया था, वो हमारी टीम का एक बहुमूल्य गोल था। क्योंकि अगर असलम शेर खान का गोल नहीं होता और हरचरण सिंह विनिंग गोल नहीं करते, तो वो अशोक कुमार का फाइनल गोल कहाँ से होता। फाइनल पाकिस्तान के विरुद्ध चिर प्रतिद्वंदी हमारे, उसके पीछे एक बिल्डअप जरूर रही होगी सर। वो बिल्डअप कैसी होती है पाकिस्तान के मैच के पहले? आज तो भारत पाकिस्तान में काफी एक फासला हो गया है टीमों की क्वालिटी में और परफॉर्मेंस में, पर उस समय टक्कर की लड़ाई थी। वो प्रिपरेशन कैसी होती थी? हम लोग मेंटली तैयार थे बिल्कुल खेलने के लिए, और जिस तरह से टीम खेल रही थी जर्मन को हराने के बाद, मलेशिया को एक टफ फाइट के हराने के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हौसले बुलंद थे। टीम के अंदर कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कुछ करने की क्षमताएं टीम के अंदर थी। हमारे पास शिवाजी पवार जैसे स्कोरर थे, हर हर चिमनी साहब जैसे सेंटर फॉरवर्ड, और तेज तर्रार हमारे विंग्स दोनों, वीजे फिलिप्स। पहले की टीम, मैं कहूँ पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि आज की हॉकी के अंदर हमारे वो फॉरवर्ड जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, हरचरण सिंह और गोविंदा, शिवाजी पवार, चिमनी साहब, उसमें मेरा नाम भी शामिल है, और वीजे फिलिप, इस तरह के नाम के फॉरवर्ड्स जो हैं अपने खेल के अनुरूप खेल खेलते थे टीम के लिए, वही टीम की जीत हार का सबब बनते थे। अगर टीम हार गई तो फॉरवर्ड लाइन खराब खेली तो टीम हार जाएगी, टीम अच्छा खेली कि फॉरवर्ड लाइन अच्छा खेली तो टीम जीत जाएगी। आज के हमारे थोड़ा सा दुख है कि हमारे हमारे कोचिंग में या आज की प्रेजेंट हॉकी में, ये हॉकी तो उस हॉकी से बिल्कुल अलग है, इस बात को तो जी। मैं मान के चला हूँ। जी। वो हॉकी आत्मा थी, ये शरीर है। वो हॉकी आत्मा थी, ये शरीर है। हाँ, तो बिल्कुल मैं उसको लेके चलता हूँ, आज शरीर खेल रहा है डेफिनेटली। तो वो चीज आज अगर हम फॉरवर्ड लाइन, तेज तर्रार, अच्छा खेलने वाले, क्विक पासेस, टाइमली पासेस, एक्यूरेट पासेस करने वाले खिलाड़ी हमारे बनाने शुरू करें फॉरवर्ड लाइन के, तो ये भारतीय हॉकी की जो कमी है, इसमें आजकल हम पेनल्टी कॉर्नर से जो हम 5 में से 3 गोल किए हैं, ऑफ कोर्स गुड रिजल्ट फॉर द पेनल्टी कॉर्नर, हमारे उसका परसेंटेज का। फील्ड गोल कहाँ, फील्ड गोल करने की जरूरत है। बहरहाल कोई बात नहीं, हमने जीता है इस मैच को 3-1 से। आगे के मैच में हम जीतेंगे। मैं अपने वर्ल्ड कप की बात करता हूँ। जी, फाइनल पे हम बात कर रहे हैं अब। जी, तो मैच से एक दिन पहले हमारी टीम का रेस्ट था। फाइनल मैच हम खेले थे वेडनेसडे को मलेशिया से। थर्सडे हमारा ऑफ था, थर्सडे खेले थे,
फ्राइडे हमारा ऑफ था। तो फ्राइडे जब ऑफ हुआ तो हमारे टीम के मैनेजर बलबीर सिंह साहब, जो 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हमारे कोच बाबा मोदी साहब, ये सुबह सुबह टीम को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, टीम चारों जगह जाती है और अपने अपने ईश्वर भगवान से, खुदा से, गॉड से हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमारे अंदर ताकत दे, हमारे अंदर वो शक्ति दे कि हम उस मौके पर जहाँ पर हमारी जरूरत हो हमारे खेल की, वहाँ हम उसको प्रदर्शित कर सके, हम उसको खेल सके। तो ये एक ऐसी ईश्वर से हम लोग सभी ने प्रार्थना करी और उसके बाद हम शनिवार का दिन होता है और सुबह सुबह मेरा कमरे का दरवाजा नॉक होता है। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे दरवाजे के बाहर सरदार बलबीर सिंह जी खड़े होते हैं, कोच साहब खड़े होते हैं और उनके साथ एक अनजान व्यक्ति खड़ा होता है जो एक थैला लिए हुए था, एक बैग में कुछ लिए हुए थे वो। तो बलबीर सिंह जी अंदर आते हैं, कहते हैं भाई आज का मैच हमने जीतना फाइनल, लड़कों तुमको भी खेलना होगा। मैंने कहा बिल्कुल खेलेंगे सर, आप फिक्र मत करो। तो उसमें से वो व्यक्ति जो आया था उसने कहीं एक वो कपड़ों की कतरन, पीसेस ऑफ क्लॉथ छोटे छोटे, तो उस टाइम वो एक लाल या पीले रंग का कोई कपड़ा वो लेकर आए थे, कतरन, और कहा कि इस कतरन को आज हर खिलाड़ी जेब में रख के खेलेगा, टुटका इसको कहते हैं हम। जी। और उन्होंने वो टुटके हमारे, मुझे और कलैया मेरे साथ में रूममेट थे, हम दोनों ने अपने वो कतरन ली और सभी खिलाड़ियों को दी गई और मैच शुरू होने से पहले वो सबने अपने अपने शर्ट में रखी, मैंने भी रखी अपने शर्ट के अंदर। और हम तो जीते हैं, तो मैं कहूंगा जरूर कि ऐसी चीजें हुई हैं कि अब एक गोल की डिफीट के बाद जो 10वें मिनट में ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ले ली थी, एक गोल का उन्होंने हमारे पर दबाव बना दिया और उसके बाद इंटरवल तक मैच चला जाता है। मैच से एक रात पहले, जैसा मैंने कहा, स्ट्रेटेजी, मैं और गोविंदा हम जब खाने पर बैठते हैं तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, गोविंदा कल के मैच में अशोक कुमार और गोविंदा पूरे 70 मिनट में जब भी हम अटैक पे जाएंगे पाकिस्तान के 25 यार्ड्स तक और वहां पर हमारी बॉल, ये तो है नहीं हर गोल हो जाए, और बॉल अगर मिसप्लेस होती है, हमसे छिन जाती है, तो हम दोनों वापस अपनी 25 तक वापस दौड़ कर आएंगे, हम खड़े नहीं होंगे। ये 70 मिनट का हमारा आपस में कमिटमेंट हुआ दोनों का कि हम दोनों पीछे वापस आएंगे। तो हमारे जो 6 डिफेंस के खिलाड़ी थे उसके अंदर 2 का इजाफा और हो जाता तो हम 8 खिलाड़ी हो जाते। और वो थ्रू आउट अगर आप कभी मैच देखिए उसमें तो आपको यही नजर आएगा कि अशोक कुमार गोविंदा अपनी 25 पर आके बॉल को, चाहे वो अजीतपाल साहब के पास आई हो, चाहे वो डिफेंस के पास आई हो, तो उनको हमको बॉल देने में आसानी हुई। मेरा और गोविंदा का 2 बार तालमेल, जिसको इंटरचेंज वाली बात कहते हैं ना, कि बॉल को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, बस हम उनकी 25 में पहुंच जाते थे क्योंकि बीच में गैप मिल जाता था। और वो एक्यूरेसी, लय ताल हमारे अंदर तो मौजूद थी ही, गोविंदा के अंदर, मेरे अंदर। तो उसके अंदर हमने उनके ऊपर अटैक करने शुरू करे इंटरवल तक, 1 गोल से डाउन। इंटरवल के दौरान में जब 5-10 मिनट का रेस्ट पीरियड था वो हमारा, उसमें हम जब दोबारा असेंबल होते हैं मैच से स्टार्ट होने से पहले आपस में बात करने के लिए, तो मैं उनसे एक बात बहुत ही कड़े शब्दों में कह लीजिए आप, या जो हमारी कुछ आपसी बातें होती उसके अंदर, कि यही तय 35 मिनट है हमारे पास में जो हम कुछ कर सकते हैं, हमको किसमें करना है, हमको जीतना है, हमने सब हॉकी खेली हुई है, इस 35 मिनट दिखाओ, ये 35 मिनट हमारे लिए जीत हार का नतीजा बनना चाहिए। और उसके बाद यही होता है कि मैच जब शुरू होता है तो लेट सुरजीत सिंह का वो इक्वलाइजिंग गोल, वो उनका दमदार हिट और वो गोल, वो फिर हमारे लिए एक लाइफ, एक वरदान। और हमारी टीम ने अटैक करने शुरू करे। इस मैच के अंदर बड़ा खास था कि इस्लाउद्दीन खेल रहे थे राइट आउट, और महेंद्र सिंह मुंशी, जो हमारे, आप इस दुनिया में 5 खिलाड़ी हमारे साथ नहीं है जो उस टीम के स्क्वाड थे। मैं वो 5 का जरा सा आपको दिखाना भी चाहूंगा कि हमारे पास शायद आपको नजर आ जाए। जी 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 जी।
ये टीम हमारी थी। और देखिए ट्रैक सूट भी नहीं है, सब अलग अलग ट्रैक सूट पहने खड़े। जी जी हमारे पास कोई जर्सी नहीं हुआ करती थी, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। सब अपने अपने अलग अलग रंगों में कपड़े जी पहनते जी जी पहनते थे। लेकिन उद्देश्य था कि हमको जीतना है, जी हमें जीतना है, भारत को जीतना है। तो ये कपड़े चीजें सब सेकेंडरी चीजें होती थी हमारे लिए। हमारे लिए जीत बहुत अहम थी। और मैं उसमें जब सुरजीत सिंह का इक्वलाइजिंग गोल होता है और टीम को फिर वो एक जीवन मिलता है, तो हम और अटैक करने शुरू करते हैं। और उसकी खास बात यही रही पूरे मैच में, टूर्नामेंट में, कि मेरा और गोविंदा का कॉम्बिनेशन और ये अजीत पाल साहब के जो पासेस, जो थोड़ा सा 25 में उन्होंने इंटरसेप्ट किया, असलम, सुरजीत, अशोक दीवान, ये 3 खिलाड़ी जिनके, भाई जब हम खेल रहे तो मुझे तो नहीं पता लगता कि कौन गलती कर रहा है, कौन सा नहीं कर। तो एक एक मैच हमने स्क्रीन पर देखा, वर्ल्ड कप का 75 का जो बैतूल में दिखाया गया था, पूरे बड़े स्क्रीन पर उसको हमने सारे वर्ल्ड कप के खिलाड़ी को बुलाया बैतूल में और हमने उस मैच को देखा। तब पता लगा कि अगर उस मैच में असलम शेर खान और सुरजीत सिंह नहीं होते तो भारतीय टीम कम से कम 3-4 गोल से हार जाती। इसी तरह मंजूर जूनियर पाकिस्तान के फुलबैक, उन्होंने हमारे अटैक जो रोके हैं, अगर वो उस दिन उस टीम में नहीं होते तो भारतीय टीम उनको 4-5 गोल से हरा के निकलती वर्ल्ड कप के अंदर। आपको अपना तो गोल ये आज डिफेंस। भी याद होगा पूरी तरीके से, वो विनिंग हाँ गोल? जी। आपको अपना वो विनिंग गोल वो पूरी तरह से याद होगा? अरे वो तो वो तो मेरे साथ ही जाएगा, मेरी याद के साथ जी जाएगा। जी जी जी। डेफिनेटली वो एक ऐसा मौका, ऐसी एक तो वो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। कैसा वो मौका था? मौका ये कि हमारे एक पेनल्टी कॉर्नर का मिलता है टीम को, सुरजीत सिंह उसको पेनल्टी कॉर्नर मारते हैं, वो डिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है। तो उस टाइम में लॉन्ग कॉर्नर जो राइट एट द कॉर्नर से मारी जाती थी, जी तो वो क्योंकि लेफ्ट साइड से गई थी तो हरचरण सिंह उस हिट को मारते हैं। अगर राइट से जाती तो फिलिप्स मारते। उसको हिट को हरचरण सिंह टॉप डीपर हिट मारते हैं, अजीत पाल सिंह उसको हॉकी से रोकते हैं। मैं उनके साथ में ही खड़ा होता हूँ, बिल्कुल बगल में 2 गज की दूरी पर। अजीत पाल लेफ्ट से मुझको धीरे से बॉल को पकड़ा देते हैं मुझे। मेरे अंदर इतनी तो कुछ चीजें थी, डॉस करने की क्षमताएं थी और कॉन्फिडेंस भी था। मैं 2 खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो भाग कर आ रहे होते हैं, तो उनको जो भाग के आ रहा होता है उसको आसानी से डॉस करना आसान होता है। मैंने 2 खिलाड़ी को डॉस किया, मैं फर्दर अहेड गया हूँ 16 गज की डी के अंदर। और मैं पेनल्टी पेनल्टी पुश के जहाँ स्पॉट होता है, उससे 1 गज पहले मैंने फिलिप्स को धीरे से बाई तरफ हल्का सा बॉल को दे दिया, पास कर दिया, ग्राउंड पास दे दिया। फिलिप्स 1 गज और आगे जाते हैं, बिल्कुल टॉप पेनल्टी स्ट्रोक के पॉइंट पर उस बॉल को, जिसको मैं कहूँ कि बड़ी मखमली पॉइंट था, उसको वो देते हैं मुझे। बिल्कुल वो सरकाते हैं और मैं आती हुई बॉल को फ्लिक से, कलाइयों के जोर से, गोलकीपर के लेफ्ट साइड में, सलीम शेरवानी के लेफ्ट साइड में, गोल पोस्ट के ट्रायंगल में, जैसे बॉल स्ट्राइकर की निकलती है, वो वापस निकलती है और बाहर आ जाती है। और अंपायर विजय नाथन उसको फिर जब गोल करार देते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हमारी मनोदशा होगी। हम उछल रहे थे उस ग्राउंड में गोल करने के बाद। वो 16 मिनट फिर वही याद आती मुझे कि अभी 16 मिनट बाकी हैं, पाकिस्तान के लिए डू और डाई। इंडिया 2, पाकिस्तान 1, डू और डाई। और पाकिस्तान के अटैक, इस्लाउद्दीन, मंजूर, जाहिद, समी, ये सब, और रशीद जूनियर, ये सब के अटैक शुरू हो जाते हैं हमारे ऊपर। और डेफिनेटली उनके लिए डू और डाई ऐसे मौके पर टीम का संभलना, डिफेंस का संभलना बहुत मुश्किल होता है। आप समझते हैं इस बात को कि उस टाइम जिसको कहते हैं ना जिगर की जरूरत, उस टाइम आपको आपको अपनी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की जरूरत है। उस वक्त आपकी धड़कनों को संभालने की जरूरत है। और शायद हमारी टीम ने वो सब किया, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो अशोक दीवान हो, चाहे वो असलम शेर खान हो, सुरजीत सिंह हो, महेंद्र सिंह मुंशी, अजीत पाल, वीरेंद्र सिंह, फिलिप्स, अशोक, शिवाजी पवार, गोविंदा और हरचरण। ये 11 अलग नाम है, लेकिन ये नाम उस हॉकी के लिए थे जिन्होंने उस वर्ल्ड कप को जीता, जिन्होंने उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अपने पसीने को बिल्कुल बहा दिया है। और मैच की विसिल और सरदार जगदेव सिंह साहब की कमेंट्री,
जब वो गोल मेरा होता है तो, और ये भारत की तरफ से इंडिया का गोल, और जब भारत की फाइनल विजिल बजती है, और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, और भारत वर्ल्ड चैंपियन, सर वो आपकी शब्द मेरे बातें कान सुन में आज करके भी। सारी चीजें, जैसे सारी छवि सामने आंखों के सामने गुजर रही है, क्योंकि वो हॉकी मैंने देखी है, 75 का वर्ल्ड कप नहीं देखा, पर उस जमाने की हॉकी मैंने देखी है। वो पैशन, जी, वो चीज अलग थी, वो आज समझाना मुश्किल है वो किसी जब को भी। जी सर वो जब मेरी वो और आखिरी बाकी में उस पर सर मैं, समय बहुत कम है, इसलिए मैं सर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। हाँ जी, पूछिए आप भारत पूछिए। लौटे होंगे, बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ होगा, वो हम हमेशा करते हैं सर, वो जब टीम जीतती है तो हम रिसेप्शन करते हैं। आपके हाँ पिताजी जी। का क्या रिएक्शन था? अ, अब आपके पास मैंने गोल्ड कहा ना मेडल कि था। उसके पहले 70 में 1970 एशियाड का सिल्वर मेडल, जी 71 वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल, 72 का ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल, 73 का सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप का, 74 एशियाड का सिल्वर मेडल। ये मेडल्स मैं घर पे लाके अपने चाचा रूप सिंह साहब को, ध्यानचंद साहब को दिखा नहीं पाता था, शर्म के मारे। डांट पड़ती थी पहली बात तो, मेडल क्या दिखाऊं। वो आती डांट लगती थी, तुम लोग खेलने जाते हो, क्या करते हो तुम लोग, इनडिसिप्लिन, और ये यार जो। अब उनके सामने क्या हम कहें उनसे, और शर्म जी भी आती थी हमें कि वाकई में। तो मेरे लिए तो एक बड़ा मेडल्स का जो जीता, तो जब जीतने के बाद मैं जब जब हो रही थी, सारे टीम खुशी में शामिल थी, मेरे दिमाग में एक ही बात थी, अब मैं अपने पिता के सामने, चाचा के सामने खड़ा होकर इस बात को, इस मेडल को मैं दिखा सकूंगा। और मैं उसी सोच के साथ, जब हमारी टीम करीब 1 महीने के टूर के बाद जी मैं झांसी पहुंचता हूं, और झांसी में जो मेरा स्वागत, और टीम जो वर्ल्ड हॉकी उस जमाने में आप समझते हैं, चाहे मोहन बगान बंगाल की हॉकी ले लीजिए, जी कलकत्ता लीग ले लीजिए, जी जी बॉम्बे बीएचए टूर्नामेंट ले लीजिए, उबुदुल्ला टूर्नामेंट ले लीजिए, नेहरू कप ले लीजिए, ये तो हमारे लिए क्या क्या थी। अब हॉकी का एक अलग इतिहास वो था 70 80 के अंदर। तो अब मैं घर पहुंचता हूँ, मेरी दहलीज पे 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ी के बाद मेरे बाबूजी खड़े थे, मेरी अम्मा खड़ी हुई थी। मैंने वो मेडल चरणों में रखा, उनके पैर छुए, तो मेरे पिता का सिर्फ स्पर्श, हाथों का, उँगलियों का स्पर्श मेरी पीठ पर उनका पहुँच पाया, और वो मुझे आज भी लगता है कि हाँ, वो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मेरे बदन को छुआ। उसके पहले कभी ऐसा ऐसा मौका मुझे नहीं मिला था कि हमारे पिता मुझे स्पर्श करें इस तरह की बातों के लिए। क्योंकि पहले के पिता अलग टाइप के लोग होते थे, अलग-अलग उनका था कि मेरे बिहेवियर को देखो, मुझे देखो, जो कल्चर घर में है उसको देखो, उसके मुताबिक अपना काम करो। तो शायद उसकी वजह से वो जो स्पर्श है मेरे लिए एक बहुमूल्य स्पर्श जीवन का रहा है, और वो वो स्पर्श। ईश्वर का स्पर्श था सर, वो ईश्वर का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके जैसा प्लेयर न कभी हुआ न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। सर यही मैं यही एंड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग जगह पे हम लोगों ने एंड किया, बहुत भावुक मोड़ पे। इसको हमें यहीं रोकना पड़ेगा सर, समय का भी आज विराम है। मैं एक लाइन और मैं कहूँगा, हम मुझे अभी कुछ देर पहले एक भोपाल से सुनैन चतुर्वेदी करके हैं, उन्होंने एक अशोक आशीर्वाद दो, आप जितने ओलंपिक प्लेयर हैं वर्ल्ड कप टीम को आशीर्वाद दो, और वो रो रहे थे कि हमारी टीम को आज इस बार पोडियम पे खड़ा होना, और मैंने भी उनको दिलासा दिलाया कि कुछ हो जाए, इस बार की भारत की टीम जो है वो पोडियम पर खड़ी होगी। कहते अशोक जी आप कहीं पर होगे, मैं माला लेकर आप गले में पहनाने आऊंगा। ये भारतवासियों का देखिए विश्वास है सर ये हॉकी ऊपर। हम सबके विचार वही हैं सर, कि भारत अच्छा से अच्छा करे और मेडल पोडियम पे सबसे ऊपर रहे सर। इसी पे मैं यहाँ विराम देना चाहूंगा आज की इस वार्ता के लिए, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत नहीं बहुत नहीं, मेरा फर्ज है, तो बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बहुत